2 दिवसीय दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। ऐसे में बिहार 12 मई को प्रधानमंत्री का आगमन होगा। वहीं 12 मई को राजधानी पटना में रोड शो करते नजर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं अगर बात की जाए 13 मई को, तो 13 मई को पटना के अलावा 3 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव के मद्देनजर लगातार प्रधानमंत्री जो है वो बिहार आ रहे हैं। ऐसे में अगर पूरे कार्यकाल को देखा जाए चुनाव के, तो 15 रैलियां जो हैं वो प्रधानमंत्री की बिहार में होनी है। और ऐसे में अब 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन होगा। आपको बता दें कि 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे, जहां पर देर शाम पटना के बेली रोड से उनका रोड शो शुरू होगा और जेपी गोलंबर तक प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, जिसके बाद रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री का बिहार की राजधानी पटना में होगा। पटना में खुद प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे और 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 3 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हाजीपुर, छपरा और मुजफ्फरपुर शामिल रहेगा। इसमें अगर हाजीपुर की बात की जाए तो चिराग पासवान इस बार उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर से इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं और छपरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के लिए जनसभा को देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो अगर माना जाए इस रैली को देखते हुए, जनसभा को देखते हुए, तो एक अहम दौरा जो है वो प्रधानमंत्री का माना जा रहा है, क्योंकि लगातार बिहार आ रहे हैं और तमाम फेज के चुनाव में प्रधानमंत्री का बिहार दौरा जो है वो नजर आ रहा है। और ऐसे में जब चौथे फेज का चुनाव होने वाला है, तब प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर रहेंगे। 12 तारीख को पटना पहुंचेंगे, 12 को रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री का पटना में होने वाला है। वहीं 12 तारीख को पटना में रोड शो भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। चुनाव आयोग ने बिहार के खगड़िया जिले में हुए लोकसभा चुनाव में एक बूथ पर फिर से चुनाव कराने का आदेश जो है वो दिया है। देखिए, पूरा मामला बिलदौर विधानसभा का है, जहां पर मतदान के दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा हंगामा किया गया, लिहाजा ईवीएम को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग के द्वारा कल फिर से बिलदौर विधानसभा के उस बूथ पर चुनाव कराया जाएगा और इस चुनाव का समय जो है वो सुबह 7 बजे से रहेगा, शाम 5 बजे तक जो है वो चुनाव होगा। ये आदेश चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। पिछले यानी कि तीसरे जो फेज में चुनाव हुए थे, खगड़िया में चुनाव हुआ था और ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने के बावजूद भी बिलदौर में जो ग्रामीण थे, जो वोटर्स थे, उनके बीच एक आक्रोश नजर आ रहा था और उनके द्वारा हंगामा करते हुए ईवीएम मशीन को जो है वो तोड़ दिया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया है और चुनाव आयोग कल यानी कि 10 मई को बिलदौर में फिर से चुनाव जो है वो कराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने गृह जिला राजनगर में दूसरी बार सभा को संबोधित किया, जिसमें जो कि इंडिया गठबंधन से अपने प्रत्याशी जो है कि जोबा मांझी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की है। आपको बता दें कि इस सिंहभूम संसदीय क्षेत्र जो है यहाँ पे 2 प्रत्याशी है, एक भारतीय जनता पार्टी से जो है कि पूर्व में सांसद है गीता कोड़ा जी, और दूसरी है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इंडिया गठबंधन से है जोबा मांझी। दोनों के बीच इस बार कांटे की टक्कर है और अब देखने वाली बात है कि इस बार जो है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, इनकी प्रतिष्ठा भी इस सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कारण है कि इनको जो कि इससे पहले इंडिया गठबंधन से ही प्रत्याशी थी गीता कोड़ा, जो है कि पार्टी बदल के एन वक्त पर जो है पार्टी बदल के वो भारतीय जनता पार्टी पे गई है और जो है कि इस बार उन्हीं का जो है कि उनके खिलाफ में है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने प्रत्याशी इस बार सिंहभूम को दिए हैं और जो कि इस बार उसको जिताने के लिए तमाम जो है कि बूथ स्तरीय सम्मेलन हो या फिर इस तरह के कार्यक्रम हो, लोगों से कर रहे हैं, लोगों से घर घर जाके जो है कि अपील कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री खुद जो है कि यहाँ पे राजनगर में आके लोगों से अपील की है वोट करने के लिए। अब जो है कि जिस तरह से देखने की बात है कि अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी 400 पार की नारा लगा रहे हैं, वही उसका टक्कर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, उनका कहना है कि झारखंड में जो है कि इस बार 14 जो लोकसभा सीट है उस पर जो है कि खाता नहीं खोलने की बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, हमारा इंडिया गठबंधन जीत सुनिश्चित है या 14 के 14 सीट में हम लोग जीतेंगे।
अब देखने वाली बात है कि चुनाव 13 मई को जो कि सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में चुनाव है। अब देखना है कि इस बार जो कि इस बार की खाता झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाते हैं या जो कि भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। सरायकेला से न्यूज नेशन के लिए मैं वीरेंद्र मंडल। साहिबगंज जिले के राजमहल लोकसभा सीट पर 1 जून को चुनाव होना है। वहीं इससे पहले अगर हम राजनीतिक दलों की तैयारी की बात करें तो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। वहीं 10 मई को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं विजय हांसदा के कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धर्मपत्नी कल्पना सोरेन शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम कार्यक्रम में बात करें तो पड़ोया हाट के विधायक प्रदीप यादव, महेशपुर के विधायक स्टीफन मरंडी सहित कई अन्य विधायक भी शामिल होंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा रेलवे मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले विजय हांसदा वहां से जनता को संबोधन करेंगे। इसके बाद जो अपने कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ वो साहिबगंज डीसी सा निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, न्यूज स्टेट साहिबगंज। झारखंड के राजमहल लोकसभा सीट पर 1 जून को चुनाव होना है, जिसको लेकर अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है। वहीं एनडीए प्रत्याशी ताला मरंडी 10 मई को अपने समर्थकों के साथ साहिबगंज डीसी सा निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं एनडीए के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी एवं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी शामिल होंगे। अगर हम तैयारी की बात करें तो यहाँ पर साहिबगंज जिले में तैयारी पूर्ण कर ली गई है। वहीं एनडीए प्रत्याशी ताला मरंडी सबसे पहले साहिबगंज सीधो कानू स्टेडियम आएंगे और वहां से जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी के साथ साहिबगंज डीसी सा निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष हुआ अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड, साहिबगंज। साहिबगंज जिले के राजमहल लोकसभा चुनाव की तैयारी एवं विधि व्यवस्था की जिम्मेदार हेतु पदाधिकारी एवं कर्मचारी 9 मई से लेकर 11 मई तक पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग करेंगे। साथ ही साथ यह मतदान राज्य के 4 लोकसभा राजमहल, पलामू, लोहरदगा, खूंटी एवं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के कुल 416 कर्मचारी एवं पदाधिकारी मुख्यालय में बनाए गए 6 जगहों पर पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान करेंगे, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। चौथे चरण का लोकसभा का चुनाव निर्धारित है, उसके लिए पोस्टल बैलेट हमें प्राप्त हो चुका है 4 लोकसभा क्षेत्र से। तो उन सभी लोकसभा के मतदाताओं का 416 जो मतदाता हैं हमारे, उनका कल मतदान हम लोग 5 केंद्रों पे कर रहे हैं। इसी के तहत यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज का और अन्य कर्मियों के लिए भी 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उसी की तैयारियों के लिए जायजा लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, न्यूज नेशन, साहिबगंज। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड सहित कई प्रखंडों में बाल विकास परियोजना में देखी जा रही है भारी लापरवाही। बता दूं कि आंगनबाड़ी केंद्र में सिंगल बर्नर गैस चूल्हा और 2 सिलेंडर उपलब्ध कराने के नाम पर हो रही है धांधली। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ खाना बना रहे हैं आप? यहाँ चूल्हा पर। नहीं, कहाँ? आंगनबाड़ी में? हाँ, आंगनबाड़ी। केंद्र संख्या कितना है? 95। खाना इस पर चूल्हा भी मिला है आंगनबाड़ी से, गैस चूल्हा भी मिला है। फिर तो वो सब चूल्हा छोटा है ना, सब गिरने और जलने से खतरा है, इसीलिए चूल्हा पर बनाते हैं। बड़ा सब भट्टी नहीं है ना, छोटा सब भट्टी है। चूल्हा दिया है। हाँ। भट्टी देता तो खाना बन जाता। हाँ, खाना बन जाता। उसमें कितना बच्चा खाना बनाते हैं? 40-35 आंगनबाड़ी में। केंद्र संख्या कितना है? 101। तो आंगनबाड़ी की तरफ से गैस चूल्हा और कनेक्शन भी मिला है, तो फिर भी चूल्हा पर खाना बना रहे हैं, गैस पर क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं बनता है, 40 बच्चा का खाना नहीं बनता है, इसलिए बनाते हैं चूल्हा में। क्या चूल्हा छोटा पड़ जा रहा है? चूल्हा छोटा है। मिट्टी के चूल्हे पर खरपतवार से बनाया जा रहा 40 नौनिहालों का भोजन। आईसीडीएस निर्देशालय के निर्देश पर पूरे राज्य भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले नौनिहालों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाने को लेकर गैस कनेक्शन और सिंगल बर्नर गैस चूल्हा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें भारी धांधली हो रही है।
आइए दिखाते हैं इस खबर में जिला पार्षद सदस्य क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार जो है हर आंगनबाड़ी केंद्र में प्रत्येक केंद्र पर जो है 1483 का एक भट्ठी देना था और यहाँ आजमनगर CDPO जो है अपना जो है कमीशन और इसमें जो है घोटाला करते हुए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में 300 रुपया का भट्ठी दिया है, जो वो भट्टी का जो है यूज नहीं हो रहा है। अभी खैर पतवार और लकड़ी से चूल्हा बनाया जा रहा है, जो बच्चे के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकता है, बच्चे का जिंदगी का सवाल है। जयप्रकाश भगत, न्यूज नेशन, कटिहार। इस वक्त हमारी मौजूदगी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के कोढ़ीगोला प्रखंड अंतर्गत कोढ़ीगोला प्रेमनगर हाई स्कूल में है, जहां आज पवन सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार है उन्होंने नॉमिनेशन किया है और नॉमिनेशन करने के बाद आज इसी प्रेमनगर हाई स्कूल में उनकी जनसभा आयोजित हुई है और हमारे पीछे उनकी जनसभा आयोजित कार्यक्रम चल रहा है और इस जनसभा कार्यक्रम में भोजपुरी के कई कलाकार यहाँ मौजूद हैं और पवन सिंह की पत्नी और उनकी माता भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने मंच के माध्यम से पवन सिंह को काराकाट लोकसभा से आशीर्वाद देने की जनता से अपील की है। वहीं पवन सिंह ने भी एनडीए पर तंज भी कसा है और वर्तमान जो यहाँ के प्रत्याशी है उनको विकास नहीं करने का आरोप लगाते हुए जनता से आशीर्वाद मांगा है। मिथिलेश कुमार, न्यूज स्टेट, रोहतास। कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और संजीव लाल के सहयोगी या कहे हाउस सर्वेंट से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। ईडी के अधिकारी इसी ईडी दफ्तर में दोनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है, लेकिन इस पूछताछ के दौरान ताज़ा अपडेट यह है कि ईडी के अधिकारियों ने संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को सम्मन भेजकर आज बुलाया था और फिलहाल संजीव लाल की पत्नी रीता लाल इसी ईडी दफ्तर के अंदर है और ईडी के अधिकारी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। हालांकि संजीव लाल से जुड़े कई ठिकानों पर सोमवार और मंगलवार के दिन ईडी के द्वारा रेड की गई थी। रेड में 35 करोड़ रुपए मिले थे संजीव लाल और उसके नौकर को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार अगर माने तो ईडी की कार्रवाई में कई ऐसे कागजात मिले थे। कागजात के दौरान संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से जुड़े कई फाइनेंशियल डिटेल्स ईडी को मिले थे। बताया जा रहा है कि बिल्डर मुन्ना सिंह की कंपनी में रीता लाल बतौर डायरेक्टर थी। कई फाइनेंशियल कार्य रीता लाल के देखरेख में हुआ करता था। मिले साक्ष्य के आधार पर रीता लाल को सम्मन जारी कर आज के तारीख निर्धारित कर ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुलाया है। फिलहाल रीता लाल इसी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है। सूत्रों की माने तो रीता लाल को संजीव लाल जो उसके पति है उसके सामने आमने सामने बैठाकर ईडी के अधिकारी तमाम जो फाइनेंशियल इन्वेस्ट है उन तमाम विषयों को लेकर पूछताछ कर रही है, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे कि ऐसे कई कागजात हाथ लगे हैं निवेश को लेकर। उस निवेश के आधार पर दोनों से आमने सामने बैठाकर ईडी का अधिकारी पूछताछ कर रही है, लेकिन कई ऐसे सबूत ईडी को हाथ लगे हैं। उस ईडी के सबूत के आधार पर इन तमाम जो कार्रवाइयाँ आप देख रहे हैं ये मिले सबूत के आधार पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी से पहले ऐसे कई चीज़ें सामने हाथ लगी थी। उसके बाद वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई और उसकी निशानदेही पर ऐसे कई कागजात बरामद हुए हैं। उस कागजात में से कई लेन देन के जिक्र किया गया है। उन लेन देन के जिक्र को भी लेकर ईडी उसे एक साक्ष्य के आधार पर बहुत जल्द कहा यह जा रहा है कि झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम को भी सम्मन भेज सकते हैं पूछताछ के लिए। लेकिन जहां तक सम्मन की बात है तो आलमगीर आलम के ऊपर इससे पहले भी कई आरोप लगे थे। बड़हरवा टोल प्लाजा का जो विवाद है वो अभी तक सुलझा नहीं है कि उस टोल प्लाजा के विवाद में दो पार्टियों पर एफआईआर हुई थी, जिसमें एक आलमगीर आलम थे, लेकिन आलमगीर आलम को वहां के डीएसपी ने 24 घंटे के अंदर क्लीन चिट दे दी थी। उसके बाद और भी मामला ये गहराता गया, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि उस मामले को भी ईडी आधार बनाकर आलमगीर आलम से पूछताछ के लिए सम्मन भेज सकती है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि नया मोड़ आ गया है। अब ये देखना कि आज जो पूछताछ रीता लाल से हो रही है और क्या कुछ सबूतें निकलकर सामने आती है, थोड़ा और इंतजार करना होगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।
मधेपुरा में इन दिनों अपराधियों का तांडव देखने को खूब मिल रहा है। ऐसा मानो कि पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार बीते एक सप्ताह में 3 बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना नंबर 1 की अगर हम बात करें तो बीते 6 तारीख को मुरलीगंज थाना क्षेत्र के सिंगान पंचायत के धरहरा में चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान गिरिस्वामी को गोली मार दी गई। ये मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि एक बार फिर बीती रात मधेपुरा जिले के ग्वालपारा बाजार में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिस फायरिंग में 4 लोगों को गोली लगी, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि एक व्यक्ति की मौत हो गई जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। रात का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि एक बार फिर मुरलीगंज थाना क्षेत्र के नाड़ी खारी पंचायत में आज अहले करीब 11 बजे के आसपास बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान एक व्यापारी को गोली मार दी। लगातार हो रही इस तरह की घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामला यही है कि यह 6 महीना से बराबर जो है 3 बार यह घटना हो चुका है यहाँ, और 3 बार घटना में कभी भी पुलिस प्रशासन इसका एक्शन नहीं लिया। नहीं, कम से कम हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के बाद हम लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम लोगों का सुरक्षा कैसे होगा, उस पर प्रशासन से हम लोगों का मांग है और ऊपर वाले से भी मांग है, यही है कि हमारे सुरक्षा होना चाहिए। जहां नाड़ी खारी पहुंचे मौके पर पुलिस को लोगों ने बंधक बना लिया, उनके साथ नोकझोंक की और मौके पर एसपी को बुलाने की मांग की गई। वहीं ग्वालपारा की अगर हम बात करें तो रात में जिस तरह से अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया गया, 4 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने ग्वालपारा बाजार को बंद कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। सुरक्षा हो, यहाँ आम जनों का मांग है कि सुरक्षा हो। डेली गोलीकांड होता है। CCTV कैमरा लगे, वेब कैमरा लगे चारों रोड में, एक पुलिस चौकी हो। एक बराबर की घटना है, यहाँ बराबर मर्डर भी होता है। यहाँ पूर्व में भी घटना हुआ है, लगातार 3-4 महीने में मतलब 2-3 घटना हो चुका है। बाजार बंद होने की सूचना पाते ही उदा किशुनगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और SDM मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों से बातचीत की, उन्हें समझाया बुझाया और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन देकर बाजार खुलवाया। पुलिस की कार्रवाई में टेक्निकल अनुसंधान जारी है। हम लोग और कई बिंदुओं पे चिन्हित करते हुए पुराने रिकॉर्ड से खंगाल रहे हैं। रात से ही छापामारी चल रही है, जल्द ही चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन स्थानीय लोगों का ये डिमांड है कि जो थानेदार हैं उनका मूवमेंट सही नहीं है, उन्हें तबादला किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। इस संबंध में हम अपने वरीय पदाधिकारी को लिखित रूप से देंगे और जो भी होगा उसकी कार्रवाई की। लेकिन जिस तरह से सिलसिलेवार लगातार जिले में घटना घट रही है, इससे लोगों में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। लोगों का कहना है कि अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो रहा है। मधेपुरा से न्यूज नेशन के लिए कैमरा पर्सन शंकर कुमार के साथ रविकांत कुमार। एक बार फिर बेगूसराय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 थाना इलाकों से कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 लोग पूरी तरह नाबालिग हैं। बताया जा रहा है ये सभी लोग एक बड़ी घटना की साजिश बना रहे थे, तभी अचानक पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना लगी और पुलिस ने विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर इन 12 लोगों को गिरफ्तार किया। 8 मई को जिला पुलिस के विभिन्न अंगों के साथ मिलकर 2 महत्वपूर्ण रिकवरीज एवं रिकवरीज जिला पुलिस को हुई हैं। दोनों ही बलिया अनुमंडल अंतर्गत हुई हैं। एक बलिया थाना अंतर्गत, एक साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत। बलिया थाना अंतर्गत लाडला लाइन होटल के पीछे बगीचे में 10 लोगों को अरेस्ट किया गया, जो एक साथ मिलकर के आपराधिक घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। उनके पास से एक देसी कारबाइन और 2 मैगजीन, 9 राउंड गोलियां, एक देसी कट्टा एवं 30,000 प्लस कैश एवं 11 मोटरसाइकिल बरामद, 6 मोटरसाइकिल एवं 11 मोबाइल बरामद किया गया है। इस संदर्भ में केस करके सबको भेजा जा रहा है एवं आगे पर पूछताछ जारी है। दूसरा जो मैटर है उसमें साहेबपुर कमाल अंतर्गत दो बालिग व्यक्तियों एवं एक जुवेनाइल को पकड़ा गया है, जिनको कि एक देशी एक पिस्टल एवं एक कट्टा एवं 10 राउंड गोलियों के साथ पकड़ा गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद किए गए, कई हथियार बरामद हुए हैं, कई पिस्टल बरामद हुए हैं, साथ ही साथ गांजा भी बरामद किया गया है। पूछताछ के दरमियान इन लोगों ने बताया कि पहले भी इन लोगों पर कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बेगूसराय से वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज़ नेशन के लिए जीवेश।
रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत भदानी नगर क्षेत्र में रिश्ता हुआ शर्मसार एक ससुर ने अपने बहू के साथ भी किया दुष्कर्म। पूरे मामले को लेकर बहू ने भदानी नगर ओपी में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। भदानी नगर पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया। एक बलात्कार का मामला है कि निजाम अंसारी ने अपने पुत्र के साथ बलात्कार के क्रम में कांड कर दिया है, इसको भी गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेजा जा रहा है, जेल भेज रहे हैं। हाँ। वहीं बहू को पुलिस ने मेडिकल के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा है। पूरा मामला भदानी नगर क्षेत्र के महुआ टोला का है। रामगढ़ से न्यूज स्टेट के लिए मैं अनुज कुमार। भवानीपुर थाना क्षेत्र के सोनदीप पावर ग्रिड के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की गई। जो जानकारी मिल रही पुलिस सूत्रों से ये बताया जा रहा है कि सब कोई कहीं और हत्या करने के बाद यहाँ फेंका गया है। एक शव मिला है जी सर, उसका प्रथम दृष्टया से देखने से ये लग रहा है कि किसी वाहन द्वारा उसे झटका लगा है, उसको वहीं वो गिर गया है। बाकी तब जांच में सर सबका पहचान हो पाई है? नहीं, पहचान है तो कार्रवाई की जा रही है। तो सारे मामलों पर पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक सब की शिनाख्त नहीं हो पाई। जो जिस व्यक्ति का शव बरामद हुआ उनके चेहरे पर काफ़ी गंभीर चोटें हैं। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच के बाद ही पूरे मामले से खुलासा हो पाएगा। सुशांत कुमार, न्यूज नेशन, पूर्णिया। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाली 8.5 किलोमीटर की नवयुग टनल पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने AI बेस्ड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो है वो अब यहाँ पर लगा दिया है, जिसकी मदद से अब कोई भी गाड़ी इस टनल से यहाँ पर होकर गुजरेगी तो उसमें अगर किसी भी तरह के आतंकी या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे उसकी पहचान जो है वो यहाँ पर कर ली जाएगी और तुरंत ही उन्हें यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है इसमें अपना पूरा का पूरा डाटा जो यहाँ पर आतंकियों और एंटी सोशल एलिमेंट्स का है उसे यहाँ पर डाला हुआ है और अब कोई भी शख्स जो यहाँ पर इस तरह के काम कर रहा है और उसका डाटा यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है वो यहाँ पर इस टनल के गुजरते ही जम्मू कश्मीर पुलिस को उसकी भनक जो है वो यहाँ पर लग जाएगी और तुरंत ही उसे यहाँ पर आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की यहाँ पर बात करें तो लगातार ये काफ़ी सेंसिटिव हाईवे है और यहाँ पर पहले भी कई तरह के आतंकी हमले हो चुके हैं। कोशिश यहाँ पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की यही है कि अगर यहाँ पर जो आतंकी हैं या फिर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो इस हाईवे का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर करते हैं तो तुरंत ही उन्हें यहाँ पर डिटेक्ट किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लिया जाए। ताजनगरी आगरा में गर्मी का कहर लगातार जारी है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो पारा 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। लगातार पिछले 3 दिन से गर्मी कहर ढा रही है और लोगों को परेशान कर रही है। मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं ताजमहल के उस गेट की जहां से ताजमहल के लिए पर्यटक प्रवेश करता है। यहां पर क्या कुछ आलम है, लेकिन उससे पहले आप पुरानी मंडी चौराहे के हालात देख लीजिए कि यहाँ पर भी आपको बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगी। ये आगरा का मेट्रो स्टेशन है, ताजमहल मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे होंगे। इधर आप अगर पर्यटकों की बात करेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे तो बहुत कम लोग ही आपको ताजमहल जाते हुए नज़र आएंगे। आप गाइड हैं? जी सर। गर्मी क्या कर रही है इस बार आगरा में? कितनी गर्मी? सर गर्मी तो बस रिकॉर्ड तोड़ रही है इस बार। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हीट वेव चल रही है उसके कारण, और लोग बाहर से आते हैं तो वो उतने यूज टू भी नहीं होते हैं। जैसे यहाँ का हम लोग भी काम करते हैं, हम गाइड्स हैं, तो गाइडों की सही प्रॉब्लम कम देखी जाती है। बाकी गोल्फ कार वाले हैं वो सब लोग नॉर्मल रहते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है। बाहर से लोग आते हैं तो गर्मी को सहन भी नहीं कर पाते हैं। एरिया करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है जो ताज के अंदर घूमना पड़ता है। दूसरा, जब मार्बल के प्लेटफॉर्म की ओर जब बंदा जाता है, जब गेस्ट जाते हैं तो मार्बल खुद में हीट को रिफ्लेक्ट करता है तो एक और फिर हीट वेव इधर 44 तक टेम्परेचर चल रहा है इस समय, 44 तक का टेम्परेचर है। और तो बीच में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ पर्यटक के लिए पानी मिल जाए या कुछ हो जाए। लेकिन अब अगर पर्यटक ने पानी भी मांग लिया तो उसे या तो बाहर आना पड़ेगा बॉटल लेना, या फिर उसे जो पानी का ESI ने लगा रखा है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।
कल देर शाम से लगातार भागलपुर के में जो है झमाझम बारिश होने से जो है लगातार शहर में जो है जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि चिड़चिड़ाती धूप से लोगों ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन भागलपुर के सड़कों की जो स्थिति है, जो नगर निगम के द्वारा जो न तो ड्रेनेज सिस्टम भागलपुर में है, और जिसके वजह से जो लगातार जो है यहाँ के लोगों में जो है लोग मजबूरन होकर जो घुटने भर पानी में चलने को तैयार है। इसके लिए न तो नगर निगम के नगर आयुक्त की तरफ से पहल किया गया है, न ही नगर निगम के महापौर की तरफ से कोई पहल किया गया है। आलोक झा, न्यूज स्टेट, भागलपुर।